नमस्कार, जय हिंद। आज हम हिंदी वर्णमाला की चर्चा करेंगे। हम सभी जानते हैं हिंदी वर्णमाला प्रमुख रूप से दो भागों में विभक्त है, स्वर और व्यंजन। व्यंजन की चर्चा हम बाद की क्लास में करेंगे। फिलहाल हम स्वरों के बारे में बात करते हैं। पहला प्रश्न यही उठता है कि स्वर कहते किसे हैं। इंग्लिश में भी वोवेल्स हैं, यहाँ पर स्वर हैं। परिभाषा दोनों की सेम है कि ऐसी ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय मुंह से निकलने वाली हवा बिना किसी रुकावट के बाहर निकल जाए उसे स्वर कहते हैं। फिर से कह देता हूं कि ऐसी ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय हवा निर्बाध रूप से बाहर निकल जाए वे स्वर कहलाती हैं। हिंदी वर्णमाला में ऐसी ध्वनियाँ कितनी हैं तो हमारे सामने बोर्ड पर लिखी हुई, अर्थात स्वर कितने हैं तो अ आ इ ई उ ऊ फिर री ए ऐ ओ औ। तो ये हिंदी वर्णमाला के स्वर हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो इसका आंसर है 11। और इन्हीं स्वरों के नीचे मैंने फिर स्वर लिखा है जिसके आगे लिखा है आगत। आगत स्वर का मतलब होता है आया हुआ स्वर। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है, लेकिन इनके अलावा एक स्वर और है जो आया है, यानी दूसरी भाषा से हिंदी में आया है। दूसरी भाषा कौन सी तो क्या अंग्रेजी। अब अंग्रेजी के जो शब्द देवनागरी लिपि में लिखे जाते हैं वहां पर इस स्वर का उपयोग होता है। जैसे डॉक्टर, हॉस्पिटल, ऑफिस, तो इसमें हम डॉक्टर के डा के ऊपर चंद्र लगाते हैं, बिंदी नहीं लगाते। तो जो केवल चंद्र का निशान होता है उसे हम आगत स्वर कहते हैं और उसकी ध्वनि है आ। न ओ न आ, दोनों के बीच में आ। डॉक्टर, हॉस्पिटल, ऑफिस, इस तरह के शब्दों में इस स्वर का उपयोग होता है। इसलिए प्रश्न बनता है कि आगत स्वर कितने हैं, तो उसका आंसर है 1। आगत स्वर एक ही है। फिर इन स्वरों के नीचे हमने लिखा है अम और अह। छोटे बच्चों की जो वर्णमाला की किताब है, खासतौर पे एलकेजी, यूकेजी, नर्सरी, फर्स्ट, तो वहां पर स्वरों के अंतर इस तरह से लिखा जाता है कि ए ऐ ओ औ अम अह, जो कि पूर्णतः गलत है। अम और अह स्वर से बिल्कुल भिन्न चीज है, इसलिए यहां पर हमने इनको अलग से लिखा है। अम का मतलब होता है अनुस्वार और अह का मतलब होता है विसर्ग। और इन दोनों के लिए जो शब्द चलता है वो अयोगवाह चलता है। अयोगवाह क्यों कहते हैं? योग का मतलब होता है जोड़ना, और उसके आगे एक शब्द लिखा है अ, यानी कि न जुड़ना। तो ये जो है अम और अह, ये शब्द के साथ जुड़ते तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी वहन होते रहते हैं। शब्द इनको वहन करता है, साथ लेकर चलता है। तो शब्द से जुड़ते नहीं हैं लेकिन साथ रहते हैं, इसलिए इनको अयोगवाह कहा जाता है। तो प्रश्न बनता है कि हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह कितने हैं, तो इसका आंसर है 2। और परीक्षा में प्रश्न पहला पूछा भी गया है कि निम्नलिखित में अयोगवाह है। फिर 4 ऑप्शन में आ गया अम अह, अ ए ऐ ओ औ। तो हमको ध्यान होना चाहिए कि अयोगवाह 2 हैं, और कौन कौन से हैं तो अम और अह। फिर उसके नीचे हम आते हैं तो यहाँ देखते हैं अनुनासिक। अनुनासिक को हम सभी जानते हैं कि चंद्रबिंदु भी कहते हैं। और चंद्रबिंदु को किस तरह से व्यक्त किया जाता है तो ये लिखा है हंसना फांसी, 2 शब्द लिखे तो हंसना के ह में, फांसी के फ में। लेकिन जो मुख्य कंफ्यूजन होता है या एकदम से अनिर्णय की स्थिति हो जाती है वो होती है अनुस्वार और अनुनासिक के बीच में, कि अनुस्वार क्या है और अनुनासिक क्या है। तो सीधा सा अर्थ वर्ण के ऊपर की बिंदी अनुस्वार है और वर्ण के ऊपर की चंद्र बिंदु अनुनासिक है। और भी पहचानने का तरीका सीधा सा इनको यह है कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हवा मुंह और नाक दोनों से निकले वहां पर अनुनासिक। जैसे हंसना, हंसी, तो यहां पर हवा मुंह से भी निकल रही है, नाक से भी निकल रही है। लेकिन ऐसे उच्चारण, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुंह से निकलने वाली हवा केवल नाक से निकले उसे हम कहते हैं अनुस्वार, अम। जैसे हंस, तो हंस में हवा नाक से ही निकलती है, जीभान मुंह की हवा को रोककर नाक की तरफ धकेल देती है, तो उसको हम कहते हैं अनुस्वार। और दूसरा है हमारे सामने अनुनासिक।
लेकिन एक चीज इसमें खास ध्यान रखने की है कि परीक्षा के अंदर कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में अनुनासिक वर्ण है या निम्नलिखित में अनुस्वार का प्रयोग किस शब्द में हुआ है। तो जहां पर बिंदु और चंद्र बिंदु से तो हम पहचान लेंगे, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहां पर बिंदु लगी होती है लेकिन वो वास्तव में चंद्र बिंदु होती है। जैसे एक शब्द है नहीं, दूसरा शब्द है मैं। अब यहां पर दिख तो क्या रही है बिंदु, लेकिन वास्तव में अनुस्वार नहीं है, ये अनुनासिक है। तब इनको कैसे पहचानना रहा, तो इसके पहचान यही है जो अभी मैंने बोल के बताई है कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुंह से निकलने वाली हवा नाक और मुंह दोनों से बाहर आए वो अनुनासिक कहलाएगा। नहीं के अंदर दोनों से निकलती, और सीधा सा जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो उसका पूरा एक साथ उच्चारण होता है। नहीं यानी ह के साथ ही बिंदी बोली जाएगी, मैं के साथ ही बिंदी बोली जाएगी, लेकिन अनुस्वार में वर्ण के बाद बिंदी बोली जाती है। कैसे, तो इसका शब्द है हंस। तो हंस में पहले हम ह बोलते हैं और उसके बाद बिंदी का उच्चारण करते हैं। तो ये फर्क हमें खास रूप से समझना पड़ेगा, अन्यथा परीक्षा में हमारे सामने दिक्कत आ सकती है कि निम्नलिखित में अनुस्वार कहाँ है न अनुनासिक कहाँ है, यह पहचानने में बड़ी समस्या हो सकती है। अभी हमने जिन 11 स्वरों की बात की थी उन 11 स्वरों को दो भागों में बांटा गया है, यानी जो 11 स्वर हैं वो मूलतः दो भागों में विभक्त हैं। कौन कौन से, तो पहला है मूल स्वर। तो मूल स्वर कौन कौन से हैं, अ, ई, ओ और री। प्रश्न उठता है इनकी संख्या कितनी है, तो आप उनके सामने लिख देते हैं 4। और जो बाकी बचे हुए स्वर हैं वो या तो संधि स्वर कहें या संयुक्त स्वर कहें, एक ही बात है। किसी किताब में इनको संधि स्वर कहते हैं, किसी किताब में संयुक्त स्वर कहा जाता है, एक ही बात है। तो इनकी संख्या है 7। तो 7 और 4 11, तो टोटल 11 स्वर ये हो गए। जब इनको संधि स्वर कहा जाता है इसका मतलब 2 से मिलकर बने, या संयुक्त स्वर कहते हैं इसका मतलब भी यही है कि 2 से मिलकर बने। तो किन 2 वर्णों से मिलकर इन स्वरों का निर्माण हुआ है वो नीचे लिखा हुआ है। आ बना है अ और अ से, बड़ी ई बना है 2 छोटी ई से, बड़ा ऊ बना है 2 छोटे ऊ से। इसी प्रकार ए बना है अ और ई से, आई बना है अ और ए से, ओ बना है अ और ऊ से, और औ बना है अ और ओ से। लेकिन खास ध्यान रखने की बात यह है कि कुछ किताबों में इनको इस तरह से बांटा गया है, यानी कुछ किताब ऐसी मिलती है इन 3 को तो वो कहते हैं संधि स्वर और इन 4 को कहते हैं संयुक्त स्वर। लेकिन ये वर्गीकरण उपयुक्त नहीं है, ज़्यादा किताबों में इसको स्वीकार नहीं किया गया है। जब विवाद की स्थिति हो, हम कन्फ्यूज़न हो, तो हमको सरकारी किताबों को फॉलो कर लेना है, क्योंकि सरकारी किताबें भले ही मानक हो के नहीं हो, लेकिन सरकार को उनकी बात माननी पड़ती है, उस किताब में लिखे हुए तर्कों को स्वीकार करना पड़ता है। इसलिए जहाँ पर भी इस तरह की स्थिति हो, दुविधापूर्ण स्थिति हो, वहाँ पर जो सरकारी किताब में लिखा है वो फाइनल है। तो ये हमारे सामने स्वर और स्वरों का वर्गीकरण, मूल स्वर, संधि या संयुक्त स्वर, और कौन सा किससे मिलकर बना है वो हमारे सामने है। स्वरों के वर्गीकरण का एक आधार और है उच्चारण स्थान। सभी स्वर गले से ही उच्चारित होते हैं, लेकिन गले के कौन से भाग से कौन सा स्वर उच्चारित हुआ है इस आधार पर भी इसका वर्गीकरण किया जाता है। हमारे गले में ये सब स्थान है, कंठ है, कंठ के ऊपर तालु है, तालु के पास में मूर्धा है, होठ है, कंठ और तालु, कंठ और ओष्ठ, यानी कि गले के किस हिस्से से कौन सा स्वर निकल रहा है वो वर्गीकरण हमारे सामने है। कंठ यानी गले के कंठ से, तो अ और आ कंठ स्वर है, ई और ई कंठ से थोड़ा ऊपर तालु से निकलते हैं, उसके बाद ऊ और ऊ ओष्ठ होठों से निकलते हैं, री मूर्धा से निकलता है, ए आई कंठ और तालव्य दोनों का योग होता है यहाँ पर, इसलिए इनको कंठ तालव्य कहते हैं। और इसी तरह से ओ औ में भी कंठ और होठ दोनों का योग होता है, इसलिए इनको कंठोष्ठ कहा जाता है। हमारे सामने यहाँ पर स्वरों के वर्गीकरण के 2 आधार और हैं।
पहला आधार जिह्वा के उच्चारण स्थान के आधार पर, और दूसरा नीचे लिखा है अधरों की आकृति के आधार पर। हम पहले की बात करते हैं, जिह्वा का उच्चारण स्थान यानी जीभ के कौन से स्थान से, जीभ के आगे से, जीभ के बीच में से, या जीभ के पिछले हिस्से से। तो जीभ के अगले हिस्से से यानी जीभ के आगे से जो स्वर निकलते हैं उसे हम कहते हैं अग्र स्वर। ये हैं 5, ई, री, ए, ऐ। फिर जीभ के मध्य स्वर यानी जीभ के बीच वाले हिस्से से जो स्वर निकलते हैं वो हैं 2, अ और आ। इसी तरह जीभ के पिछले हिस्से से जो निकलते हैं वो कहलाते हैं पश्च स्वर, और ये हैं हमारे सामने 4, उ, ओ, औ। इनके आगे हम संख्या भी लिख देते हैं, ये हैं 5, ये हैं 2 और ये हैं 4। ये तीनों मिलाकर हो गए 11 स्वर। इसी तरह से अधरों की आकृति के आधार पर, अधर का मतलब यहाँ पर होठ है, वैसे तो नीचे वाले को अधर कहते हैं, ऊपर वाले को ओष्ठ कहते हैं, दोनों मिलाकर अधरोष्ठ बनता है, लेकिन फिर भी चलन में आ गया है अधर यानी कि होठ। अधरों की आकृति के आधार पर यानी कि हमारे होठों की आकृति कैसी है वर्णों को बोलते समय, तो इसके 2 आधार हैं, व्रताकार, व्रत यानी गोल। होठ हमारे गोल कब हो जाते हैं, जब हम बोलते हैं उ, ओ, औ, और बाकी जब वर्ण बोलते हैं तब गोल नहीं होते हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं अव्रताकार। तो व्रताकार कितने हुए यहां पर 4 और अव्रताकार बचे 7। तो ये भी 7 और 4 11 स्वर हमको यहां पर साफ दिखाई दे रहे हैं। स्वरों के वर्गीकरण का अंतिम आधार है मुख के उच्चारण प्रयत्न, यानी कि स्वरों का उच्चारण करते समय मुख को जो प्रयत्न करना पड़ता है उसके आधार पर यह वर्गीकरण किया गया है। वैसे होठों की आकृति वाला भी लगभग मिलता जुलता ही है, लेकिन फिर भी किताबों में दोनों अलग अलग रूपों में मिलते हैं, इसलिए यहाँ पर हम इन दोनों को अलग अलग समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहला शब्द लिखा है मैंने संवृत स्वर। संवृत का मतलब सिकुड़ा हुआ, यानी कि ऐसे स्वर जिनको बोलते समय मुंह एकदम सिकुड़ जाए, होठ एकदम सिकुड़ जाए, तो उनको कहते हैं संवृत स्वर। ये कौन कौन से हैं, ई, उ, इनकी संख्या है 4। फिर दूसरा शब्द है विवृत। विवृत का मतलब फैला हुआ या खुला हुआ। तो ऐसे स्वर जिनको बोलते समय मुंह एकदम से खुल जाए तो उनकी संख्या है 1, आ। आपके सामने मुंह एकदम खुल गया आ बोलने से। फिर तीसरा है अर्धसंवृत। अर्धसंवृत का मतलब है आधा सिकड़ा हुआ। तो आधा सिकड़े हुए के कौन कौन से वर्ण हैं, री, ए, ओ, इनकी संख्या है 3। इसी तरह से नीचे है अर्धविवृत। तो अर्धविवृत भी ये 3 है, अ, ऐ, औ। अर्धविवृत मतलब आधा फैला हुआ, अर्धसंवृत मतलब आधा सिकड़ा हुआ। तो इस तरह मुंह के खुलने और बंद होने के आधार पर भी स्वरों का वर्गीकरण मिलता है। यद्यपि यह वर्गीकरण कुछ किताबों में ही मिलता है, लेकिन फिर भी परीक्षाओं में इनको लेकर प्रश्न पूछे गए कि निम्नलिखित में संवृत स्वर कौन कौन से हैं, या संवृत स्वरों की संख्या कितनी है, विवृत स्वर कौन सा है। इस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में आए हैं और इनको करना कोई मुश्किल है नहीं, इसलिए हमको इनको करके रख लेना चाहिए। आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम बात करेंगे व्यंजन और उसके वर्गीकरण के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।